Question number 15. Question number 15. BC Limited manufactures a product ZX by using the process namely RT. For the month of May 2007, the following data are available. Process RT में material introduced unit 16,000, transfer to next process 14,400, WIP at the beginning of the month in units 4 by 5 completed 4,000. 4 by 5 completed means 80% complete. 80% complete in what respect? Material, labor and overhead, or बोलिए 80% in respect of all material, labor and overhead? No, 100% in respect of material and 80% in respect of labor and overhead. लेकिन अगर क्वेश्चन लास्ट में जाके ये कह दिया कि 80% in respect of all, तब तीनों के रिस्पेक्ट में ले लेंगे. At the end of the month in units 2/3 completed 3,000 units. Cost record WIP at the beginning of the month, material 30,000, conversion cost 29,200, cost during the month material 1,20,000, conversion cost 1,60,800. Normally spoiled units are 10% of goods finished output transferred to next process. कहता है जितना आउटपुट ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट प्रोसेस में उसका 10% क्या है आपका नॉर्मल लॉस. डिफेक्ट इन दीज यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड इन देयर फिनिश्ड स्टेज. कहता है डिफेक्ट कब पता चलता है जब वो फिनिश स्टेज में होता है. दैट मीन्स जब 100% प्रोसेस हो चुका है तब आपको डिफेक्ट का पता चलता है. तो क्या बताना चाहता है ये लॉसेस की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो 100% है ये बताना चाहता है. ऑल्दो हम लोग नॉर्मल लॉस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या अप्लाई करेंगे 0% और एब नॉर्मल लॉस अगर कुछ होगा तो वहां पे क्या अप्लाई कर देंगे 100%. मटेरियल फॉर द प्रोडक्ट इज पुट इन द प्रोसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ ऑपरेशन. कह रहा है मटेरियल हमेशा ऑपरेशन स्टार्ट करते समय ही डाल देते हो. पता है क्या बताना चाहता है मटेरियल इज ऑलवेज 100% कम. मटेरियल प्रोसेस के शुरू में ही डल जाता है. दैट मीन्स वेदर इट इज WIP और फिनिश्ड गुड्स मटेरियल की कॉस्ट कितनी लग चुकी है 100% लग चुकी है. मटेरियल हम धीरे धीरे नहीं डालते हैं. मटेरियल एक बार में ही प्रोसेस में पहले ही हम डाल देते हैं. Whereas labor and other indirect cost flow evenly over the year. कह रहा है बाकी खर्चे जैसे कि लेबर और ओवरहेड ये खर्चे कैसे लगते हैं इवनली ओवर द ईयर. मतलब धीरे 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 लगते रहते हैं. तो मतलब जो इनकम्प्लीशन अगर होता है तो वो लेबर एंड ओवरहेड के रिस्पेक्ट में होता है न कि मटेरियल के रिस्पेक्ट में. इट हैज नो रियलाइजेबल वैल्यू फॉर स्पॉइल्ड यूनिट. जो भी स्क्रैप है उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है. रिक्वायर्ड स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विद एवरेज कॉस्ट मेथड. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट मेथड से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट और तीसरा प्रोसेस अकाउंट. चलिए देखिए 15 नॉर्मल लॉस कितना 10% ऑफ आउटपुट फिनिश एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. यानी 10% इंटू कितना अगले प्रोसेस में जा रहा है 14,400. तो ये हो गया 1440. अब आप हम बताएंगे कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ है. ओपनिंग में कितनी यूनिट थी 4,000. इंट्रोड्यूस की इतना किया 16,000. कितना हो गया कुल मिला के मशीन में माल 20,000. देखिए बाहर कितना आया 14,400. माइनस कीजिए 20,000 में से 14,400 5,600. उसमें से 3,000 क्लोजिंग हटा दीजिए 2,600. तो एक्चुअल लॉस इज 2,600. रिपीट करते हैं कैसे आया एक्चुअल लॉस. मशीन में पहले से कितना था ओपनिंग WIP 4,000 यूनिट. करंट इंट्रोड्यूस 16,000 यूनिट. कुल मिला के हो गया 20,000 यूनिट. फिर उसमें से देख लीजिए अगले प्रोसेस में कितना गया क्लोजिंग में कितना बचा. तो 14,400 और 3,000 जब कर देंगे तो आपको मिलेगा कि 2,600 यूनिट का लॉस हो गया. ठीक है.
नॉर्मल लॉस 1440, एक्चुअल लॉस 2600, एबनॉर्मल लॉस निकालिए। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मटेरियल का एक कॉलम बना लीजिए, दूसरा कॉलम किसका बना लें, लेबर ओवरहेड का। ओपनिंग WIP 4000, करंट इंट्रोड्यूस कितना है 16,000, नॉर्मल लॉस 1440, एबनॉर्मल लॉस 1160, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। बाइफरगेट करें आउट ऑफ ओपनिंग WIP और करंट इंट्रोड्यूस, नहीं, वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है आपको। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 14,400, क्लोजिंग WIP 3,000, देख लीजिए ये भी 20,000 हो गया कि नहीं इधर वाला। नॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होती है, नील। एबनॉर्मल लॉस, क्वेश्चन ने बताया था कि जो भी डिफेक्ट होते हैं वो आइडेंटिफाई कब होते हैं, एट फिनिश स्टेज। ठीक है, यानी 100% कंप्लीट होने के बाद पता चलते हैं। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस अगर हुआ है तो दैट मीन्स इट इज 100% कंप्लीट। क्लोजिंग WIP की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 2/3। 2/3 किसके लिए, लेबर ओवरहेड के लिए अप्लाई करोगे, ये तो 100% ही है। 3,000, 2/3 का मतलब 2,000, टोटल कर लीजिए। $18,560, 17,560।
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। इस क्वेश्चन में देखिए आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या क्या दिया हुआ है। WIP एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ जो था उसमें मटेरियल था 30,000 का और कन्वर्जन कॉस्ट कितने की लग चुकी थी 29,200। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन कॉस्ट? लेबर एंड ओवरहेड। कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ मटेरियल लगा है 1,20,000 का और ड्यूरिंग द मंथ जो कन्वर्जन कॉस्ट लगी है दैट इज 1,60,800। ठीक है, तो कन्वर्जन कॉस्ट मींस लेबर एंड ओवरहेड। आपको लेबर ओवरहेड के खर्चे एक साथ दिए हुए हैं, तो अब हमें यहां पे क्या करना होगा, एक साथ निकालना होगा लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इसमें बस दो ही चीज लिख पाएंगे, मटेरियल और दूसरा लिख पाएंगे लेबर एंड ओवरहेड। लेबर एंड ओवरहेड एक साथ लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि कॉस्ट एक साथ दी हुई है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? सिर्फ नई वाली कॉस्ट लिखें या पुरानी और नई दोनों मिला के? पुरानी और नई दोनों मिला के। पुरानी कॉस्ट मटेरियल की 30,000, नई कॉस्ट मटेरियल की 1,20,000। 30,000 प्लस 1,20,000 1,50,000। चलिए वैसे ही लेबर का बताइए 29,200 प्लस 1,60,800 1,90,000 यूनिट मटेरियल की 18,560। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट 18,560 और 17,560। 8.082 और ये 10.82। एटीन पॉइंट 18.90। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू बताइए। $1160 इंटू कितना 18.90, लेकिन 18.90 से आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हो, एकदम एग्जैक्ट जितनी वैल्यू आ रही थी उससे करिए मल्टीप्लाई। टू 1,916 926। देन फिनिश गुड्स की वैल्यू 14,400 इंटू 18.90 272 180 187। फिनिश गुड्स के बाद क्लोजिंग WIP में मटेरियल 3,000 इंटू 8.082 और लेबर एंड ओवरहेड 2,000 इंटू 10.83।
हाँ बच्चों 1 रुपए कहीं बढ़ाना होगा, कहीं 1 रुपए बढ़वा दो। कौन सा 188 ये वाला? बस अब सही है। क्या आपको भी ऐसा अंदाजा लग रहा है कि हमने कैसे बोल दिया 1 रुपए कहीं बढ़ा दो? ये बात समझ में आई थी आपको क्यों हमने बोल दिया 1 रुपए बढ़ा दो कहीं? देखिए खर्चे जितने भी दिए हुए थे वो राउंड फिगर में ही थे, तो जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो एक तरफ सारे खर्चे लिखेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सारी चीजें, और सब राउंड फिगर था, लास्ट में 0 आ रहा है। तो पता है इधर राइट हैंड साइड पे भी जब हम एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स, क्लोजिंग WIP लिखेंगे तो इसका भी फाइनल फिगर क्या आना चाहिए लास्ट में? जितनी भी डिजिट्स हैं लास्ट डिजिट 0 आनी चाहिए थी, तो लास्ट डिजिट 0 नहीं आ रही थी। पहले क्या हो रहा था, हम देख रहे थे 6 7 कितना हुआ 13 और 6 19 हो रहा था। बात समझ में आई? तो हम समझ गए कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 आध रुपए बढ़ाने की जरूरत है ताकि वो 0 आ जाए। ठीक है, कितना? नहीं नहीं, ये सिर्फ इन दोनों को जोड़ना है ना, क्लोजिंग WIP। हाँ 45,886। ठीक है, चलिए अब ड्रॉ कीजिए प्रोसेस अकाउंट। ओपनिंग WIP कितनी यूनिट? 4000। और इसकी कॉस्ट कितनी? 59,200। ठीक है, टू मटेरियल 1,20,000, टू लेबर एंड ओवरहेड 1,60,800। बाई नॉर्मल लॉस बाई एबनॉर्मल लॉस बाई फिनिश गुड्स, या बाई क्या लिखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, बाई क्लोजिंग WIP। $21,926
2,72,188 और 45,886। पर यूनिट और टोटल करा दीजिए हमें। ये कितना हो गया पर यूनिट? $15.60। मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किए हैं इस बार? 16,000 यूनिट। ये पर यूनिट कितना हो गया? अमाउंट की टोटल? क्वेश्चन नंबर 16। एक ही जैसी चीज करते करते मोनोटोनस ना हो जाए और आप पुरानी चीजों को भूल ना जाएं, इसलिए एक बार रिकैप मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है। क्वेश्चन 16, JK Limited produces a product AXE which passes through two processes, that is process 1 and process 2. The output of each process is treated as raw material of the next process to which it is transferred, and output of the second process is transferred to finished stock. The following data related to December 2007 प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के रिस्पेक्ट में। प्रोसेस 1 में आपने 25,000 यूनिट इंट्रोड्यूस की एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख। मटेरियल कंज्यूम हुआ और 1,92,000। डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। प्रोसेस 2 में मटेरियल कंज्यूम हुआ, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया है। फिर आफ्टर दैट नॉर्मल वेस्टेज ऑफ इनपुट इज 10%। Scrap value of normal wastage in process 1 is 9.90 whereas in process 2 is 8.60 only. ठीक है। आउटपुट इन यूनिट प्रोसेस 1 से 20,000 मिले और प्रोसेस 2 से 20,000 यूनिट। प्रिपेयर प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 अकाउंट। दूसरा पार्ट प्रिपेयर एबनॉर्मल इफेक्टिव ऑब्लिक वेस्टेज अकाउंट। एबनॉर्मल इफेक्टिव का मतलब होता है एबनॉर्मल गेन और वेस्टेज का मतलब होता है एबनॉर्मल लॉस। तो कह रहा है कि जो भी है क्वेश्चन में देख लीजिए और उसका भी अकाउंट बना दीजिए। एज द केस में बी इन ईच प्रोसेस, दोनों प्रोसेस के रिस्पेक्ट में आपको एबनॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट बनाना है। तो ये कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 16 ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको WIP नहीं दी गई है, ठीक है। और WIP अगर ना दी गई हो तो ये जितना हम लोग वर्किंग करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, ये सब बनाने की जरूरत
नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इनपुट 25,000 यूनिट, कॉस्ट कितनी 2 लाख, पर यूनिट कितना हो गया 8 रुपीज। टू मटेरियल, टू लेबर, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,92,000, 2,24,000 और 1,40,000। बाय नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट बोल रहा है 10%। 10% का मतलब कितना हो गया 2,500 और आपको एक्चुअल आउटपुट मिल रही है 22,000 यूनिट। दैट मीन्स actual output is only 22,000 unit. That means 500 unit is abnormal loss. By process 2, how many units? 22,000. Normal loss की scrap realization 9.90। हाँ 24,750। चलिए अब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये सब याद है कि भूल चुके हो? याद है? क्या लिखेंगे हेडिंग वर्किंग नोट की? पहले देखिए प्रोसेस का नाम प्रोसेस 1 अकाउंट और इसके अंदर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड यूनिट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस। Computation of cost per unit of abnormal loss and unit transferred to next process। कैसे निकलता है ये? इधर वाली सारी कॉस्ट जोड़ देंगे 2 लाख प्लस 1,92,000 प्लस 2,24,000 प्लस 1,40,000 माइनस 24,750। पता है एक बार फिर से ऐसे क्वेश्चन करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट में इससे रिलेटेड बात कुछ और कहनी होती है लास्ट में, ठीक है?
तो एक बार ये चीजें तो बहुत पहले हो जाती हैं और उसके बाद हम लोग 2-3 क्लास तक क्या निकालते रह जाते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो एक बार ये बात आपके दिमाग से स्किप ना हो जाए, क्योंकि इस बात को कैरी करके एक लास्ट कॉन्सेप्ट और सिखाना है। इसलिए क्या करते हैं, लास्ट में एक बार फिर से ऐसे क्वेश्चन को लाते हैं। डिवाइडेड बाई 25,000 माइनस 2,500, 32.5. So this is 32.50 and this is also 32.50. 16,250, 7,15,000. इसकी टोटल 25,000 और ये क्या है 7,56,000। ठीक है, ये अकाउंट अब हमसे प्रोसेस अकाउंट भी कह रहा था और साथ में कह रहा था एबनॉर्मल लॉस या गेन है वो तो उसका भी अकाउंट बना दीजिए। तो एबनॉर्मल लॉस है यहां पे, इसका अकाउंट बना लीजिए, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। एबनॉर्मल लॉस को यहां पे पोस्ट कीजिएगा तो आप लिखिएगा टू प्रोसेस वन अकाउंट 500 यूनिट 32.50 16,250। अब आगे का आप बताइए। बाई बैंक क्या लिखें 500 यूनिट किस रेट से 9.90। ठीक है, कितना हो गया 4950। अब एक बार रुक जाइए, यहां पे आपने क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज पर यूनिट 9 रुपए 90 पैसा। जो नॉर्मल वेस्टेज है वो 9 रुपए 90 पैसे में बिक रही है। ठीक है, आपसे कहा कि जितनी वेस्टेज है वो 9 रुपए 90 पैसे में बिक रही है, तो आपने ये कैसे मान लिया कि ये एबनॉर्मल लॉस भी 9 रुपए 90 पैसे में बिक रही होगी? स्वाभाविक सी बात है। एक बात समझिए, हमने सोचा था कि कुछ यूनिट मेरी खराब होगी। कितनी यूनिट खराब हो जाएगी 2500 यूनिट। ठीक है, और उसको अगर हम 9 रुपए 90 पैसे में बेच रहे हैं, अगर थोड़ी सी ज्यादा यूनिट खराब हो गई तो वो भी किस रेट पे बिकेगी 9 रुपए 90 पैसा। क्वेश्चन लिख रहा है नॉर्मल वेस्टेज 9 रुपए 90 पैसे पे बिकेगी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी एक्स्ट्रा वेस्टेज आ जाएगी वो भी कितने पे बिकेगी 9.90 पे। अब दूसरी बात, क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्वेश्चन आपसे ये कह दे नॉर्मल वेस्टेज बिकेगी 9.90 पे और एब नॉर्मल वेस्टेज बिकेगी सिर्फ 9 रुपए पे और या फिर 10 रुपए 50 पैसे पे? पॉसिबल है। पता है 2500 यूनिट मेरी खराब होगी, ये बात हमको पहले से पता थी, इसलिए हमने किसी कस्टमर से बात करके रखी हुई थी कि नॉर्मल वेस्टेज जो मेरी हो जाती है वो कितने का लोगे, तो उसने कहा 9.90 में तय है। ठीक है, बाद में मेरे पास कुछ और यूनिट वेस्टेज हो गई, हमने कहा और ले लोगे? उसने कहा नहीं भाई और तो ज्यादा नहीं चाहिए था। हमने कहा अच्छा चलो 9 का रेट लगा देते हैं, ले लो, मेरे किसी काम का नहीं है, तो उसने 9 में ही खरीदा। बात समझ में आ रही है? तो क्या एब नॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल वेस्टेज अलग अलग चीजें? नहीं, सब खराब हो गई है, लेकिन क्या दोनों अलग अलग रेट पे बिक सकती है? यस पॉसिबल है। आई बात समझ में सबको? दूसरी बात, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरी नॉर्मल वेस्टेज वाली यूनिट 9.90 में बिक रही है और एब नॉर्मल वेस्टेज वाली यूनिट हम 12 रुपए में बेच दिए? पॉसिबल है।
पता है जब मेरे पास वेस्टेज ज्यादा आ गया तो हमने किसी दूसरे कस्टमर से बात की, हमने कहा ये देखो टूटी हुई ब्रेड है। पहले प्रोसेस में क्या करते हैं, ब्रेड को बेक करते हैं, उसमें कुछ टूटी हुई ब्रेड निकल जाती है। दूसरे कस्टमर से बात किया, उसने कहा कि नहीं भाई हम तो 12 में खरीद लेंगे। ठीक है, तो हमने 12 में बेच दिया। क्लियर है सबको ये बात? तो ऐसा पॉसिबल है कि नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज की स्क्रैप रियलाइजेशन क्या आ रही हो, अलग अलग आ रही हो। ठीक है, लेकिन दोनों है क्या चीज, एक ही चीज है। क्लियर है सबको? हाँ, जिस क्वेश्चन में हमें नॉर्मल वेस्टेज की स्क्रैप रियलाइजेशन देगा और एबनॉर्मल की नहीं देगा तो हम क्या मान लेंगे, उतने में ही बिकी है। लेकिन ये अलग अलग रेट पे बिक सकती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाई क्या लिखें, कॉस्टिंग पीरियड। कितना हो गया डिफरेंस, 11,300। टोटल कर लीजिए यूनिट की और अमाउंट की। जो चर्चा लास्ट में करेंगे आपसे क्लास खत्म होते होते, वो बात को यहीं पे समझा देते हैं थोड़ा सा, अभी उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, उस रिजोल्यूशन, उस क्वेरी की सॉल्यूशन करेंगे एकदम लास्ट में। देखिए जैसा पहले प्रोसेस में हमने कहा कि हमने 22,000 यूनिट तैयार की है। ठीक है, अब 22,000 यूनिट जो तैयार हो रही है वो कहां जा रही है, अगले प्रोसेस में, यानी कि प्रोसेस 2 में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रोसेस 1 में तो हम जितनी चाहे जितनी यूनिट प्रोसेस कर लें, जैसे कि 25,000 यूनिट भी प्रोसेस कर लें, लेकिन प्रोसेस 2 की मशीन इतनी बड़ी है कि हम 20,000 यूनिट से ज्यादा डाल ही नहीं सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोसेस 1 का जितना आउटपुट आता है सीधे प्रोसेस 2 में डाल देते हो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अगर प्रोसेस 1 का आउटपुट तैयार है, प्रोसेस 1 का फिनिश गुड्स है, तो वो क्या बन जाता था, इनपुट ऑफ प्रोसेस 2। लेकिन क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है प्रोसेस 1 से हमने कितनी यूनिट तैयार कर ली, 22,000 यूनिट, लेकिन पता है फिलहाल मेरे पास कस्टमर माल लेने के लिए सिर्फ 10,000 यूनिट का तैयार है। मेरे पास कस्टमर कितनी यूनिट का है, मात्र 10,000 यूनिट का। तो हमने सोचा प्रोसेस 2 करके क्यों सारा खर्चा लगा के अभी से बैठ जाए। हमने कहा प्रोसेस 2 में कितनी यूनिट तैयार कर लेते हैं, ओनली 10,000 यूनिट। तो यहां का जितना आउटपुट है सीधे सीधे क्या आपके दूसरे प्रोसेस का इनपुट बनता हो, ये जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या होता था, एक प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस का क्या बनेगा, इनपुट। लेकिन क्लास खत्म करते करते आपको सिखा देंगे कि अगले प्रोसेस का इनपुट बने, ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर अगले प्रोसेस का इनपुट नहीं बनेगा तो आपको क्या करना होगा, ये सीखेंगे। बात समझ में आ गई? क्या सिखाएंगे लास्ट में, फिर से सुनिए। अगर प्रोसेस 1 में कोई भी चीज इनकम्प्लीट रह जाता है, प्रोसेस 1 का कुछ स्टॉक रह जाता है, तो उसे आप क्या बोलते हो? अगर प्रोसेस 1 का कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह जाता तो उनसे क्या बोलते हैं? हाँ, अगर प्रोसेस 1 का कोई क्लोजिंग स्टॉक रह जाता तो उसे क्या बोलते? क्लोजिंग WIP। ठीक है, अगर प्रोसेस 1 का कोई क्लोजिंग स्टॉक रह जाता तो आप उसे क्लोजिंग WIP बोलते, यही बोलते ना। ठीक है, अगर प्रोसेस 1 का कोई फिनिश गुड्स का स्टॉक रह जाए, प्रोसेस 1 के फिनिश गुड्स का स्टॉक का मतलब समझ लो क्या होता है, ये जो 22,000 यूनिट है ये पूरा अगले प्रोसेस में नहीं जा रहा है, इसमें से 20,000 जा रहा है और 2,000 रह गया। आई बात समझ में? फिर से सुन लीजिए, किसी भी प्रोसेस का जो क्लोजिंग स्टॉक है अगर वो इनकम्प्लीट है तो हम उसे क्या बोल रहे थे, क्लोजिंग WIP। लेकिन अगर किसी भी प्रोसेस का जो स्टॉक है वो कंप्लीटेड है लेकिन फिर भी अगले प्रोसेस में नहीं जा रहा है, उसे हम बोलेंगे प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 22,000 यूनिट अगले प्रोसेस में ना जा रही होती तो हम बोलते हैं इसे प्रोसेस 2 नहीं, हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस स्टॉक। इस प्रोसेस का स्टॉक है और फिर एक अगला अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, और उसमें से क्या निकालते हैं, बाई प्रोसेस 2, अगले प्रोसेस में माल कितना गया। ठीक है, अभी सिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ एक डिफरेंस, ये अकाउंट बनाने के पीछे, फिर से ऐसे क्वेश्चन करने के पीछे लॉजिक क्या था वो बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करा के एक बार आपको रिफ्रेश किया हमने सारी चीजें, और ताकि हम आगे इसको कैरी कर सके इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? तो किसी भी प्रोसेस का अगर WIP होगा तो हम उसे क्लोजिंग WIP बोलेंगे, किसी भी प्रोसेस का इनकम्प्लीट स्टॉक होगा तो उसे हम क्लोजिंग WIP बोलेंगे, लेकिन अगर किसी भी प्रोसेस का फिनिश गुड्स स्टॉक होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस स्टॉक। ठीक है, और अगर अगले प्रोसेस में कितना जा रहा है ये कहां से निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा, इसके लिए एक अलग खाता बनाएंगे एंड दैट विल बी नोन एज प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए इसको।
प्रोसेस 2 बनाइए। प्रोसेस 2 अकाउंट, यहां पे हम इनपुट की जगह क्या लिख देंगे अब? टू प्रोसेस 1, 22,000 यूनिट, 32 रुपी 50 पैसे एंड 7,15,000। चलिए देखिए क्या पोजीशन है, नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है कि नहीं है। मटेरियल 96,000, 20 रुपीज, लेबर 1,28,000 and manufacturing expenses 60,000. नॉर्मल लॉस इज 10%, 10% ऑफ 22,000 कितना हो जाएगा? हाँ 2200। स्क्रैप रियलाइजेशन क्या रेट से है? 8 रुपये 60 पैसे। अच्छा, एक्चुअल प्रोडक्शन है 20,000 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन 20,000 यूनिट हो गई, दैट मीन्स एबनॉर्मल गेन हो गया आपको ऑफ 200 यूनिट्स। बाय फिनिश गुड्स कितने यूनिट? Computation of cost per unit of abnormal gain and completed unit. $49.5। बताओ। 9,90,000 और ये वाला 9,900। 10,08,920। 10,08,920। एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाइए।
क्या लिखें, बाई प्रोसेस टू अकाउंट। अब क्या करना होगा, टू नॉर्मल लॉस। टू नॉर्मल लॉस लिखने का मतलब क्या होता है पता है? टू नॉर्मल लॉस लिखने का मतलब ये होता है कि जो हमने नॉर्मल लॉस 200 यूनिट सोचा था कि आएगी और उस पे कितना आ जाएगा हमको 8 रुपए 60 पैसा, वो अब नहीं आएगा। पता है हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2200 यूनिट पे हमें 8 रुपए 60 पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 200 यूनिट आपकी एबनॉर्मल गेन हो गई तो एक्चुअल लॉस तो कितना हुआ, सिर्फ 2000 यूनिट। तो 200 यूनिट पे आपको 8 रुपए 60 पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम उसको रिवर्स करते हैं बस, ठीक है। अभी हमने नॉर्मल लॉस को डेबिट किया था 2200 यूनिट से, बाद में हम कहते हैं 200 यूनिट का पैसा कहां आएगा भाई, तो नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, उसको 200 यूनिट को रिवर्स कर दिया, ठीक है। ये रिवर्सल वाली एंट्री होती है। टू नॉर्मल लॉस 200 यूनिट पे 8 रुपए 60 पैसे, 1720। इस एंट्री का मतलब ये होता है कि नॉर्मल लॉस वाली 200 यूनिट जो हमने एक्सपेक्ट की थी कि 1720 रुपए हमें रियलाइज करके देगी, वो हमें नहीं देगी। बैलेंस क्या है आपका, प्रॉफिट टू कॉस्टिंग पीएल 8180। Question number 17. XP Limited furnishes you the following information relating to process 2. The information is relating to process 2, that means एक process already हो चुका है, ठीक है। तो अगर पिछले process से कुछ आएगा that will be material 1, और अगर current process में कुछ introduce हुआ then that is material 2. Opening WIP is nil. बताइए खुशी की बात है कि नहीं है, अच्छी बात होती है। ओपनिंग WIP अगर नील हो जाए तो बहुत बड़ी आफत खत्म भी हो जाती है। यूनिट इंट्रोड्यूस 42,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 12। ये क्या चीज है, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, हाँ पिछले प्रोसेस से उठ के आया है, ठीक है। यूनिट इंट्रोड्यूस 42,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 12, दैट इज प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जो एंटर कर रहा है इसे क्या बोलेंगे, मटेरियल 1। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द प्रोसेस, डायरेक्ट मटेरियल अगेन दे रहा है, बताइए ये क्या है फिर, this material 2. Labor 88,820, overheads 1,76,400. That means in this question you have material 1, material 2, labor and overhead. Normal loss in the process is 2% of the input. Input कितना हुआ है 42,000, 42,000 का 2% बना लीजिए 840, ठीक है। Closing WIP is 1200 यूनिट। डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्लोजिंग WIP के रिस्पेक्ट में मटेरियल 100%, कौन से मटेरियल को बता रहा है 100%, मटेरियल 2 को बता रहा है। मटेरियल 1 को बताने की जरूरत नहीं है, वो तो कितना होता है 100% होता ही है। बताइए मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 दोनों ही अब क्या हो गया 100%। लेबर हो गया 50%, ओवरहेड हो गया 40%। फिनिश्ड आउटपुट इज 39,500 यूनिट। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वाली यूनिट जो कंप्लीट कितनी हुई है ये बता रहा है, तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। बल्कि अगर उसे स्मार्ट क्वेश्चन बनाना था तो पता है क्या बोलना चाहिए था, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ लॉस,
ठीक है, तो अपने आप ही नॉर्मल लॉस में हम क्या ले लेते हैं, 0, और एब नॉर्मल लॉस में अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो स्पेसिफिकली बोल रहा है डिग्री ऑफ कंप्लीशन और एब नॉर्मल लॉस, तो एक तो गारंटी हो गई कि एब नॉर्मल लॉस तो इस क्वेश्चन में है। मटेरियल इज 100%, लेबर 80%, ओवरहेड 60%। जल्दी से बताइए कौन से मटेरियल की बात कर रहा है, मटेरियल 2 की बात कर रहा है। मटेरियल 1 के लिए क्या बताना पड़ा है, वो तो 100% होता ही है। ठीक है, पता है मटेरियल 1 क्या चीज है आपका, जो पिछले प्रोसेस से होके आ रहा है। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट होगा, फिर से हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, पहले प्रोसेस में हमने पिज्जा ब्रेड को बेक किया और दूसरे प्रोसेस में उस पर क्या लगाया, टॉपिंग लगाया। ठीक है, दूसरे प्रोसेस का अगर कोई भी लॉस होता है तो क्या उसमें बेक किया हुआ ब्रेड का खर्चा तो पूरा लग चुका होगा कि नहीं, वो तो पूरा ही लग चुका होगा, तो वो तो पिछले प्रोसेस में ही हो गया था। ठीक है, तो मटेरियल 1 का खर्चा तो पूरा लगा ही होता है। जो लॉस हो गई दूसरे प्रोसेस में, टॉपिंग लगाते समय लॉस हो गई, उसमें क्या होता है, टॉपिंग पूरा लगाओ ये भी हो सकता है और टॉपिंग पूरा न लगाओ ये भी हो सकता है। तो मटेरियल 200% हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मटेरियल 100% बताने का मतलब है कि वो बात कर रहा है मटेरियल 2 के लिए। ठीक है, वो 100% है। यूनिट स्क्रैप एज नॉर्मल लॉस वाज सोल्ड एट 4.50 पर यूनिट। कह रहे नॉर्मल लॉस की यूनिट 4.5 की बिकी। ऑल द यूनिट ऑफ एब नॉर्मल लॉस वाज सोल्ड एट 9 पर यूनिट। बताइए लॉस तो लॉस है, ठीक है, लेकिन कहता है कि नॉर्मल लॉस जो है वो 4.5 का बिक रहा है और एब नॉर्मल लॉस 9 रुपए का। हो सकता है, हो सकता है, ठीक है भाई, हमने पहले से नॉर्मल लॉस पता था हमें इतनी यूनिट हो जाएगी, उसकी पहले से बातचीत कर रखे थे 4.5 में। अब जब एक्चुअल में लॉस हुआ वो ज्यादा हो गया, कोई दूसरा कस्टमर मिल गया जो कितने में खरीदने को तैयार है, 9 रुपए में। क्या ये कम भी हो सकता था, 4.5 नॉर्मल लॉस की रियलाइजेशन और एब नॉर्मल लॉस के सिर्फ 2 ही रुपए, ये भी पॉसिबल है। हाँ, कोई कस्टमर ही नहीं मिल रहा है जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया है उसे बेचने के लिए, तो हमने हो सकता है उसी कस्टमर को रिक्वेस्ट की होगी ले लो खरीद लो, तो उसने कहा अच्छा हम खरीदेंगे तो, लेकिन 2 रुपए का भाव देंगे। अच्छा, तो टोटल लॉस है कितना ये चेक कर लेते हैं हम लोग ने प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किया 42,000 यूनिट। ठीक है, फिनिश आउटपुट हो गया 39,500 और क्लोजिंग में है 1,200। तो बताइए डिफरेंशियल क्या है, 42,000 माइनस 39,500 माइनस 1,200 कितना, 1,300। अच्छा, 1,300 आपकी एक्चुअल लॉस है और नॉर्मल लॉस कितना था, 840। डिफरेंस कर लीजिए 1,300 माइनस 840, 460 इज योर एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इसे लिखना भी पड़ेगा, लिखिए। पता है इसने मटेरियल 1 और 2 की स्टेज ऑफ कंप्लीशन एक करके भी क्वेश्चन को बहुत आसान बना दिया। पता है आपको मटेरियल 1 एंड 2 के लिए एक ही कॉलम बनाना होगा। ठीक है, और हमने एक चीज आपको और सिखाई थी, जब मटेरियल 1 एंड 2 के रिस्पेक्ट में कॉलम आप एक बनाओ, यूनिट एक बराबर हो, तो खर्चा भी क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये बहुत आसान हो गया। भले उसने मटेरियल 1 एंड 2 बनाया है, लेकिन काम तो बिल्कुल आप वैसे करोगे जैसे एज इफ देयर इज ओनली 1 मटेरियल। ठीक है, और ओपनिंग WIP भी नहीं दिया है, तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, नॉर्मल लॉस इज 42,000 इंटू 2%, जो आपने बताया 840 यूनिट आ रहा है। फिर एक्चुअल लॉस 42,000 यूनिट में से अगले प्रोसेस में गया कितना, 39,500, और उसमें से क्लोजिंग WIP और माइनस कर लीजिए 1,200, तो आपने बताया था हमें 1,300 यूनिट। एबनॉर्मल लॉस 1,300 यूनिट माइनस 840 यूनिट, कितना हो गया, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पर्टिकुलर यूनिट
पर्टिकुलर यूनिट, एक कॉलम बनाइएगा मटेरियल 1 एंड 2 का मिला के, और एक लेबर और एक ओवरहेड। मटेरियल 1 एंड 2, लेबर, ओवरहेड। सिर्फ करंट इंट्रोड्यूस है, करंट इंट्रोड्यूस 42,000, नॉर्मल लॉस 840, एबनॉर्मल लॉस 460। बताइए कौन सा मेथड हम लोग को अप्लाई करना है? फीफो की वेटेड एवरेज। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बताता है तो कौन सा अप्लाई कर लेते हो? बोलो, फीफो कर दे यहां अप्लाई? अरे कोई मेथड अप्लाई नहीं होगा। ठीक कहा आपने, कोई मेथड अप्लाई नहीं होगा। क्यों? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है। जब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होता है तब हम कहते हैं कुछ पुराने खर्चे, कुछ नए खर्चे हैं, तो भाई कौन सा मेथड अप्लाई करें, फीफो या वेटेड एवरेज? इस बार तो सारी यूनिट करंट इंट्रोड्यूस ही है, तो खर्चे तो एक जैसे है ना सभी यूनिट पे। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना? 39,500। इसको क्या लिखे हम? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस लिखे? हमें लगता है फिनिश गुड्स लिखना ज्यादा सही रहेगा। फिनिश आउटपुट बोल भी रहा है 39,500। फिनिश गुड्स 39,500 और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 1200। इसकी जोड़ कितनी? नॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेनी नहीं आपको। एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 80 और 60, फिनिश गुड्स है तो 100%, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मटेरियल 100, लेबर 50%, ओवरहेड 40%। 460, 39,500 और 1200। चलिए बाकी कराइए हमें। $41, 40, 468 ना? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट
यूनिट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में देखिए जब आप यूनिट एक साथ मटेरियल की बनाते हो ना तो खर्चे भी एक साथ लिख सकते हो। तो यहां पे जो हम कॉस्ट लिखेंगे वो मटेरियल 1 एंड 2 बोथ लिख देंगे, लेबर और ओवरहेड। कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ध्यान दीजिएगा कुछ क्वेश्चन में हम लोग ने लेबर एंड ओवरहेड भी साथ में लिखा था, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी लिखना, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में खर्चा अलग अलग नहीं दिया हुआ था। अदरवाइज लेबर एंड ओवरहेड को तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, अलग अलग ही। यूनिट बनाते समय आप एक साथ ले सकते हो लेबर ओवरहेड की, अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन एक जैसी है तो। हमें मटेरियल 1 एंड 2 के खर्चे जुड़वा दीजिए पूरे। देखिए मटेरियल 1 है 42,000 इंटू 12। देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मटेरियल 1 42,000 इंटू 12 प्लस मटेरियल 2 कितने का 61,530। ठीक है। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप रियलाइजेशन भी क्या होगी, यहीं से लेस होगी, माइनस 840 यूनिट इंटू कितना 4.5। ठीक है, बताइए मटेरियल 1 एंड 2 कितना हो गया 57,760। लेबर का 88,820, ओवरहेड का 1,76,400, यूनिट्स 41,160, 40,468 and 40,256। क्या हो गया 1 लाख 5 लाख, हाँ 728। 4.38। $20.21। अब सबकी कॉस्ट निकाल लीजिए, एबनॉर्मल लॉस कितने का हो गया
बताइए एबनॉर्मल लॉस का। कितना? 808। 1209। $7,98,000। कौन सा? ये वाला 8295 कर दें? सिक्स करें? चलिए हम बता देंगे बाद में। 7 कर दें? 2102। लाइए बाहर लाइए इस वैल्यू को। 19798। क्लोजिंग WIP में मटेरियल क्या लिखा है? 378 कर दें इसको।
ये मल्टीप्लाई कीजिए 42,000 इंटू 12। बताइए। वहां लिखवाए थे 2-1, अब यहां लिखवाओगे 2-2। याद कीजिए कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट की जोड़ आपने लिखवाई थी 20.21, हमें याद है ना। ये बोलो। अमाउंट 837 3750 आ रहा है इधर भी। कुछ और भी बनाना है क्या? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस कैसे लिखना होगा हमें? टू प्रोसेस टू अकाउंट 460 18.03 8295।
इधर लिखेंगे बाई बैंक 460 यूनिट, क्या रेट रियलाइज होगा 9 रुपीज, यहां 9 रुपए लिखेंगे 412040 बाई कॉस्टिंग PL डिफरेंशियल 4155 make the total of unit and amount column